Welcome to Major HS Kalsi's Balnoy Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are going to conduct another test of physics ताकि आपको मालूम चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में. तो स्टार्ट करते हैं. The first question says, of the four locations mentioned below, the highest inside temperature will be attained in the pressure cooker operated with the pressure valve open. अब क्या बोला गया है कि आपको चार कंडीशंस दी गई हैं आपका. जैसा पहले आपका एट सी लेवल, एट टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट और वैली बिलो सी लेवल, और एक एरोप्लेन जो कि आपके 10,000 मीटर के ऊपर से उड़ रहा है. तो पूछा ये गया क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर आपके कुकर में कौन सी कंडीशंस में होगी. क्या आपके सी लेवल पर, या आपके माउंट एवरेस्ट के टॉप पर, या फिर आपके वैली में जो कि सी लेवल से नीचे है. तो आप एक चीज देखो, आपका जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर, ऑब्वियसली आपके प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर जो है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है. प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से अब कंडीशन क्या लिखा गया यहाँ पे, वॉल्व ओपन. अगर यहाँ पर आपका वॉल्व ओपन है, आपको मालूम है प्रेशर कुकर में जो वॉल्व होता है वो क्या काम करता है कि आपका प्रेशर कुकर में जो आपका प्रेशर जनरेट होता है ना, बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है आपका प्रेशर. अब देखो है क्या, डी ऑप्शन जो है, इन एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 10,000 मीटर विद इनसाइड प्रेशर मेंटेन्ड एट सी लेवल. अब है क्या कि आपका एक एरोप्लेन है, अब इसके अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर क्या है, आपके सी लेवल के प्रेशर जितना अंदर का जो प्रेशर है क्या है, सी लेवल के प्रेशर. अब एक बात देखो ना कि ये आपके उड़ क्या हो रहा है, आपका उड़ रहा है 10,000 मीटर के ऊपर, 10,000 मीटर, जो कि बहुत ही ज्यादा मीटर, मतलब 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है वो. ठीक है, आपको मालूम है कि अगर इतनी हाई पॉइंट पर है आपका प्लेन, तो यहां पर क्या है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होगा, प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होगा. लेकिन आपके जो इनसाइड प्लेन है, प्लेन के इनसाइड टेम्परेचर, आपका प्रेशर कैसे मेंटेन कर रखा है, आपके सी लेवल जितना. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके जो इसके बाहर का टेम्परेचर है, आपके कुकर के जो बाहर का टेम्परेचर है, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा, और कुकर का प्रेशर जो होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा. अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो अब क्या बोला गया है कि हाईएस्ट टेम्परेचर इनसाइड विल बी अटेन इन द प्रेशर कुकर. आपका प्रेशर जो होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस पॉइंट पर होगा, जहां पर आपका प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा कम है. अगर आप इसको जमीन से कंपेयर करोगे तो 10 किलोमीटर ऊपर, और आपको मालूम है जैसे हाइट बढ़ती जाती है आपका प्रेशर कम होता जाता है. ठीक है, हाइट बढ़ती जाती है, प्रेशर कम होता जाता है. अगर मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पे बोलता तो ये भी तो आपका 8,000 मीटर समथिंग है ना, मतलब 8 किलोमीटर के, और ये क्या आपका 10,000, मतलब 10 किलोमीटर, इससे तो ज्यादा ही आपका. जैसे ही हाइट बढ़ती जाएगी आपका टेम्परेचर जो है, प्रेशर तो कम होता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. ऑब्वियसली सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे होगा, जहां पे आपका प्रेशर सबसे कम है, तो वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है. अब नेक्स्ट है, ए फ्रेश एग सिंक्स इन प्योर वाटर बट फ्लोट्स इन सॉल्टी वाटर. दिस इज बिकॉज कोई भी एक एग है वो आपके प्योर वाटर में आपको बेसिकली क्या डूब जाता है, लेकिन आपके सॉल्टी वाटर जो उसमें क्या करता है, फ्लोट करता है, सॉल्टी वाटर में फ्लोट करता है. ठीक है, देखो आपको मालूम है सॉल्टी वाटर में, ये सलाइन वाटर में आपके मिनरल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं. अगर मिनरल्स ज्यादा है तो सॉल्टी वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम. ठीक है, प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम, और सॉल्टी वाटर की डेंसिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा. ऑब्वियसली अगर आपका एग है, एग आपके जिसकी डेंसिटी कम है उसमें डूब जा रहा है, मतलब एग की डेंसिटी प्योर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है. लेकिन अगर हम इस नॉर्मल वाटर को, प्योर वाटर को अगर हम सॉल्टी वाटर से कन्वर्ट कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं, सॉल्टी वाटर में आपके मिनरल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका सॉल्टी वाटर ज्यादा डेंस हो जाएगा. अगर आपका सॉल्टी वाटर ज्यादा डेंस हो जाएगा आपके एग से, तो एग आपका सिंक नहीं होगा. क्यों, सलाइन वाटर डेंसर देन प्योर वाटर, ये ऑप्शन आपका सही है. लेकिन हम और भी ऑप्शन देखते हैं. सलाइन वाटर क्या लाइट होता है, नहीं. द विस्कोसिटी ऑफ सलाइन वाटर इज हायर देन प्योर वाटर. विस्कोसिटी से लेने देना कुछ है ही नहीं, इसकी डेंसिटी से लेने देना है इसका बेसिकली. सरफेस टेंशन ऑफ सलाइन वाटर इज लोअर देन ऑफ प्योर वाटर. अगर सरफेस टेंशन आपका लोअर होता तो डूबने नहीं देता, लेकिन आप मतलब डूब नहीं दे देता, लेकिन आपका नहीं डूब रहा क्योंकि आपका सलाइन वाटर ज्यादा डेंस है, क्योंकि उसमें मिनरल ज्यादा है, तो सलाइन वाटर ज्यादा डेंस हो जाता है. ठीक है, on a clean glass plate a drop of water spreads to form a thin layer where
ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी रिमेन्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल बिकॉज, देखो एक आपकी ग्लास स्लैब पर पानी जो होता है वो बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है, लेकिन सेम अगर ग्लास स्लैब पर आप मर्क्यूरी डालोगे तो मर्क्यूरी आपका स्फेरिकल ही होता है। उसका रीजन क्या है? मर्क्यूरी इज मेटल, भाई मेटल है तो लेकिन उसका स्फेयर बनाएगा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि स्फेयर ही बनाएगा। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन वाटर, हाँ मर्क्यूरी की डेंसिटी जो होती है आपके वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। द कोहेजन ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन एडिशन ऑफ विद ग्लास। अब देखो आपका होता क्या है, दो, एक कोहेजन और एक एडिशन। अब देखो कोहेजन फोर्स क्या होता है? कोहेजन फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। देखो तो आपके जो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में अट्रैक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्लास के पार्टिकल से अट्रैक्ट नहीं होंगे। कोहेजन फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का जो मॉलिक्यूल है मर्क्यूरी से अट्रैक्ट होना चाहेगा, ग्लास स्लैब से नहीं होना चाहेगा, इसके वजह से वो कर्व बना लेता है, मतलब स्फेरिकल बना लेता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ठीक है। डी भी देखते हैं, द कोहेजन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स एडिशन, द कोहेजन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स एडिशन विद ग्लास। देखो अगर आपके कोहेजन का ज्यादा होता, वाटर का कोहेजन फोर्स ज्यादा होता तो वो आपका सर्कल ये बनाता, ऐसे स्प्रेड नहीं हो जाता, सर्कुलर बनाता। कोहेजन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल या सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो मर्क्यूरी खाली अपने मर्क्यूरी में अट्रैक्ट होना चाहिए, वाटर में अट्रैक्ट नहीं होना चाहता क्योंकि उसके पास कोहेजन फोर्स ज्यादा है। अब वाटर में ना एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एडिशन फोर्स ज्यादा होता है, इसकी वजह से पूरे सरफेस पे फैल जाता है ऐसे। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत है। आपका सही ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन सी। A Veena player compares with a tuning fork the fundamental frequency generated by one of the strings of the Veena and hears 4 beats per second. 4 beats per second मतलब frequency बताई गई है। He then tightens the string a bit, only hears 3 beats per second. अब उसने जैसे स्ट्रिंग टाइट कर दिया तो 3 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहा है उसको, मतलब 1 बीट आपका कम हो गया। Then the string has higher frequency than the tuning fork and must be tightened more. बोलेगा कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा और टाइट करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती तो बीट्स कम कहां से होते? बीट्स तो बढ़ते ना। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती, ये बीट्स पर सेकंड तो क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी होता है, 4 से 3 होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हुई है, तो ये आपका तो हाई फ्रीक्वेंसी बोल रही है, ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। The string has lower frequency than tuning fork and must be tightened more to make the frequency equal. अब देखो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रिंग जो था ना उसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हो कि थोड़ी सी लोअर थी ट्यूनिंग फॉक के मुकाबले, जिसकी वजह से उसको थोड़ा टाइट करा गया। यहाँ पे क्या बोला गया कि a Veena player compares a tuning fork with fundamental frequency generated one by strings of Veena and yes 4 beat per second। पहले उसने कितना सुना? 4 बीट पर सेकंड, ठीक है। अब उसने थोड़ा स्ट्रिंग टाइट कर दिया थोड़ा सा, फिर उसने खाली 3 बीट्स पर सेकंड नहीं सुना। मतलब यहां पर क्या है कि आपका टाइट करने के बाद हो क्या रहा है? द स्ट्रिंग हैज लोअर फ्रीक्वेंसी देन ट्यूनिंग फॉक एंड मस्ट बी टाइटन टू मेक फ्रीक्वेंसी इक्वल। अब जैसे उसने ट्यूनिंग फॉक को टाइट कर दिया ना तो उसकी बीट्स 3 बीट्स पर सेकंड निकलने लग गई, जो कि कहीं ना कहीं ट्यूनिंग फॉक के इक्वल भी था। अब देखो पहले के टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी? पहले ऑप्शन फ्रीक्वेंसी हायर दी गई थी, अगर हायर होता तो नीचे कम कैसे होता? ऑब्वियसली लोअर है, तभी उसको इक्वल करने के लिए 3 करा है उसने, इसलिए थोड़ा टाइट करा है कि आपके जो 3 बीट्स पर सेकंड है वो थोड़ा इक्वल हो जाए ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, तभी तो ट्यूनिंग फॉक होगा, तभी तो आपका सही जैसे बजाओगे तभी सही आवाज आएगी, वरना अगर आप फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो सही आवाज नहीं आएगी। तो थोड़ा कम करा है इसने, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी तो था नहीं, लोअर ही था, इसका मतलब हाई नहीं होगा तो लोअर होगा ना, उसको हमने टाइट करा ताकि फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वेव्स आर। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि ये किसी और से मेनली आपके यहाँ पे डिराइव नहीं हुए। देखो वेवलेंथ क्या होता है? आपके दो सक्सेसिव साइकिल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। हाँ ये आपका फंडामेंटल है तो ये ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी होता है आपका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड में, ये भी आपका फंडामेंटल है। ये सारे आपके फंडामेंटल है वेव के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो ऑप्शन डी आपका सही है। द रेडिश व्यू ऑफ द सन एट सनसेट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, आपका सनसेट के टाइम पर सन का कलर रेडिश क्यों होता है?
सनलाइट इज पोलराइज्ड हॉरिजॉन्टली व्हेन स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या सनलाइट पोलराइज हो जाता है? पोलराइज होगा तो हमें रेड कलर का क्यों दिखेगा? ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर इफेक्टिवली बाय द एटमॉस्फेयर देन द लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। देखो आपको मालूम है कि शॉर्ट वेवलेंथ के जो लाइट होते हैं ना वो ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, ज्यादा जल्दी क्या होते हैं आपके फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट स्कैटर नहीं होती। ऑब्वियसली होता ही है। आपका जैसे रेड है, मान लो सनसेट के टाइम पर आपका सन होगा यहाँ पर, यहाँ तक इसके रेज आते आते यहाँ यहीं तक आपके सारे लाइट स्कैटर हो जाएंगे, जिनकी वेवलेंथ क्या है? छोटी है। लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे कि आपका रेड हो गया, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो यही लाइट दूर तक ट्रेवल कर पाते। मतलब आपका रेड और ऑरेंज, तो आपका रेड, आपका सनसेट जो होता है थोड़ा सा रेडिश कलर का दिखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसी की होती है। और बाकी जिनका शॉर्ट वेवलेंथ है वो सारा फैल जाएगा, पहले स्कैटर हो जाएगा, वो पहले गायब हो जाएंगे। दूर तक कौन दिखेगा? आपका रेड दिखेगा, इसीलिए आपका होता है। तो ऑप्शन भी आपका सही है बेसिकली। An observer move towards a stationary plane mirror at a speed of 1 meter per second. His image will move towards at a speed of, आपको मालूम है प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना आपका u का डिस्टेंस होता है उतना आपका v भी होता है, इमेज सेम होता है। अगर इसकी रिलेटिव स्पीड देखोगे, तो जितनी स्पीड से ये आगे जा रहा है उतनी स्पीड से ये इसकी इमेज भी तो आगे आएगी ना। जितनी स्पीड से ये आगे जा रहा है, जितनी स्पीड से आपका ये मैन आगे जा रहा है, उतनी स्पीड से आपका इमेज भी आगे आएगा। अगर इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड भी कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? इन दोनों को ऐड कर दो, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? बेसिकली 1 + 1 आपकी 2 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड खाली दोनों को ऐड कर देना है आपको, क्योंकि आपके प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें डिस्टेंस क्या होता है? आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the distance between the earth and the sun were twice what it is now, the gravitational force exerted on the pressure by the sun would be। अच्छा, क्या बोला गया आपका कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r², ये होता है हमारा नॉर्मल। लेकिन अब क्या बोला गया है कि अगर डिस्टेंस जो है वो क्या कर दिया गया आपका? ट्वाइस, मतलब डबल। अब f डैश जो है वो क्या कर दिया गया? जी m1, मास तो सेम ही रहेगा, बस हमने डिस्टेंस को डबल किया है। इन दोनों का रेशियो ले लो बेसिकली। आप इन दोनों का अगर रेशियो लोगे तो क्या होगा, मैं आपको करके बताता हूं। पहले क्या था आपका? जी m1 m2 अपॉन में r², ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट। जब f डैश दूसरा बना उसमें क्या बना? मास तो सेम रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी सेम रहेगा, आपका डिस्टेंस डबल हो गया था ना, तो क्या बन गया आपका? जी m1 m2 अपॉन में 4r²। इन दोनों का रेशियो ले लो, f और f डैश का रेशियो ले लो। ओके, ऊपर से क्या क्या कट जाएगा? g से g कट गया, m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, r² से r² कट गया, तो क्या बचा ऊपर आपका? ऊपर बचा 1, ठीक है, और नीचे बचा आपका 4, तो 1/4 बेसिकली। लेकिन मुझे अगर f डैश से कंपेयर करना है तो मैं f डैश ऊपर कर दूंगा ना, वैसे ही आपका 4/1 हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर मैं अर्थ को नॉर्मल, अगर मैं नया वाले कंपेयर करूँ 4/1, लेकिन मुझे इसको कंपेयर करना जो नया बना आपका, अगर मैं f डैश अपॉन f करूंगा जो नया बना, तो इसका ऊपर हो जाएगा ना 1/4, तो 1/4 हो जाएगा आपका, जो कि क्या है? 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ, जो अभी है इसका 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, लेट WP and WE would be the weight of body at north pole, ये पोल पे वेट है और ये इक्वेटर पर वेट है रिस्पेक्टिवली। इफ अर्थ वर नॉट रोटेटिंग, अगर अर्थ आपको रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? वेट जो होगा पोल पर ज्यादा हो जाएगा। देखो आपका ना अर्थ थोड़ा सा फ्लैटेड है पोल पे जाकर के, अगर मैं सेंटर से देखूंगा तो इसका रेडियस पूरा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो इसका आर थोड़ा कम हो जाता है, आर डैश थोड़ा कम हो जाएगा, रेडियस कम है। आपने सुना है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन में r²। अगर आपका डिस्टेंस कम है तो आपकी ग्रेविटी क्या लगेगा? ज्यादा। यही रीजन है कि आपके पोल पर ज्यादा लगती है। ठीक है, अगर आपका अर्थ रोटेट नहीं कर रहा, तो आपका बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपका अर्थ रोटेट नहीं करता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो जो मेन वेट होता है ना आपके, जब अर्थ रोटेट करता है तो मेन वेट क्या होता है? आपका जो मेन वेट है mg माइनस आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस करो जब आपका अर्थ रोटेट कर रहा होता है।
लेकिन जैसे आपके अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका ये वाली प्रॉपर्टी आपकी जीरो हो जाएगी, आपका वेट क्या हो जाएगा mg। इक्वेटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपके अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तब आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो हट जाएगा, आपका जो फोर्स हमें बाहर की तरफ खींच रहा है वो तो बंद हो जाएगा, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा इक्वेटर पर mg, ठीक है। इस पर आपका देखो होगा क्या कि आपको मालूम है आपके ऊपर की तरफ यहां पर पोल की तरफ पोलर एंड पे आपकी g की वैल्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि अभी मैंने बताया भी कि r की वैल्यू छोटी होगी। ये देखो यहाँ पर r ज्यादा है, यहाँ पर r क्या आपका कम है, डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही होगा आपका। तो पोल पे तो ज्यादा ही होगा, पोल पे तो वेट जो होगा वो ज्यादा ही होगा आपके इसके अकॉर्डिंग। यहाँ भी mg है वहां भी mg, लेकिन वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या पोल पर अनचेंज रहेगा, अनचेंज भी नहीं ज्यादा ही रहेगा बेसिकली। क्या आपके देखो अर्थ पे तो आपका पहले से ज्यादा बढ़ गया, पहले कितना था आपका mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हट गया तो आपका mg, ये भी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। आपको क्या है वेट एट इक्वेटर वुड बी लेस, देखो लेस नहीं होना चाहिए, यहां पर काट के इसको मोर कर लो। आपके इक्वेटर पे ना, इक्वेटर पे जो वेट होगा वो पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। पहले कितना था आपका mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो पहले के मुकाबले तो बढ़ा हुआ है ना, तो आपका ऑप्शन डी सही है कि थोड़ा सा वेट बढ़ जाना चाहिए आपके इक्वेटर पे, पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए बस, ठीक है। When the velocity of a body is double, v क्या कर दिया गया आपका 2v कर दिया गया है। क्या एक्सप्रेशन डबल होगा, एक्सप्रेशन क्या होता है आपका v माइनस यू अपॉन में टाइम भाई 2v माइनस यू अपॉन में टाइम, ये डबल कहाँ हुआ, डबल नहीं हुआ, एक्सप्रेशन आपका डबल नहीं होगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv, पहले आपका ये था लेकिन जब हमने वेलोसिटी डबल कर दी तो क्या हो जाएगा आपका m इंटू में 2v, मतलब आपका हाँ मोमेंटम जो होगा 2mv हो जाएगा। हाँ ये डबल हो जाता है, मोमेंटम डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी हाफ mv स्क्वायर, अगर मैंने इसको 2v करे तो क्या बन जाएगा आपका हाफ m 2v का स्क्वायर, मतलब आपका ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा आपका, एक सेकंड को, ये बन जाएगा आपका हाफ m v के अब क्या जाएगा आपका 4v स्क्वायर बन जाएगा ना, 4 को बाहर निकाल दो, 4 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया आपका हाफ mv स्क्वायर, मतलब पुराने वाले का देखो पहले कितना था आपका हाफ mv स्क्वायर, पहले वाले की तरह क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा ना, पहले कितना आपका हाफ mv स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 4 गुना हो जाएगा, बिकम 4 टाइम्स, ये भी ठीक है आपका। पोटेंशियल एनर्जी इज डबल, भाई पोटेंशियल एनर्जी में तो mg h होता है, यहाँ पे तो वेलोसिटी है ही नहीं, यहाँ पे g है, g तो चेंज हो नहीं रहा, मतलब आपका चेंज नहीं होगा ये। आपका 2 और 3 करेक्ट है, 2 और 3, 2 और 3 कौन सा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 2 और 3 वाला, ठीक है। The work done in holding a weight of 20 kg at the height of 1 meter above the ground, भाई आपको मास दे रखा है 20 kg और आपको हाइट दे रखी है 1 मीटर, लेकिन एक बात बताओ कि बेसिकली वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स तो ठीक है, फोर्स आपका इसका वेट है 20 किलो, लेकिन आपकी आप होल्ड करके रख रहे हो तो आपका क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है क्या, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करके रख रहे हो तो क्या आपका ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है आपकी 0, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट आपकी हो ही नहीं रही है तो आपका वर्क डन क्या होगा, अगर आप फोर्स कुछ भी है चलो 20 और ग्रेविटी ले लो आप 10, 200 न्यूटन आपका फोर्स आ गया, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा आपका 0। वर्क डन होने के लिए आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, नहीं होगी तो दिक्कत वाली बात है। A long thread suspended from fixed point and a small mass swinging to and fro at slow rate, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, एक थ्रेड है, एक मास लटका रखा है और ये टू एंड फ्रो ऐसे आगे और पीछे, बेसिकली पेंडुलम की बात ही करना चाह रहा है आपसे।
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास इज मिनिमम इन द मिडल ऑफ द स्विंग। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला कि मिडल, ये मिडल वाली पोजीशन ही है, मिडल वाली। तो मिडल आपको मालूम है कि मिडल पोजीशन में हाइट बिल्कुल सबसे नीचे रहती है। अगर हाइट नीचे होगी तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। अगर आपकी हाइट सबसे कम होगी यहाँ पे तो mgh बहुत कम होगा ना। हाँ, तो आपका पहला स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द स्विंग। क्या यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम होगा? देखो जब आपका ऊपर चला जाता है ना, यहाँ तक आते इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, एंड जीरो हो जाती है। अगर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ पर तो आपका mv² होता है ना, अगर v जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी लेस हो जाएगी। तो हाँ, लेकिन अगर मिडल में होगा ना, तो मिडल में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, हाफ mv²। अगर v ज्यादा है तो v² भी ज्यादा होगा ना, ऑब्वियसली आपके मिडल में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये भी ठीक है आपका। द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसा नहीं होता कि आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, कभी ऐसा हर बार जरूरी ना हो। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द स्विंग। देखो मिडल ऑफ द स्विंग में आपके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है मैक्सिमम, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला और दूसरा ठीक है आपका, बस इज आर करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड क्या है, ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड ही ठीक है, बाकी इसमें कोई स्टेटमेंट ठीक नहीं है आपका, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। Which of the following would be most suitable for making an electromagnet? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ना आपके मैग्नेटिज्म ज्यादा होनी चाहिए उसकी, ठीक है, मैग्नेटिज्म ज्यादा होनी चाहिए, मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। बेसिकली मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि मैं किसी भी पार्टिकल पे ऐसा कुछ करूं कि वो उस बेसिकली मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर ले। सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कौन एक्वायर कर सकता है, क्या कॉपर करेगा, क्या टंगस्टन करेगा, सॉफ्ट करेगा, स्टील करेगा। बेसिकली इनमें सबसे ज्यादा जो मैग्नेटाइज होता है, इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज क्या होता है, आयरन। अगर मान लो मेरे पास एक आयरन का नेल है और उसमें मैंने ऐसे वायर्स लपेट दिए और इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी भेजी, तो ऑब्वियसली आपका कोई करंट होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजी तो आयरन का जो नेल होगा ना, सॉफ्ट आयरन है, किसी भी आयरन का जो नेल होगा बहुत ही ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब अब ये आयरन आपका बिहेव करेगा बिल्कुल कैसे, बिल्कुल बिहेव करेगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन किसका होता है, आपके सॉफ्ट आयरन का। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही ऑप्शन है। When a person enters a dark room from bright light, he is not able to see clearly little while because the जब हम एक बहुत रोशनी वाले इलाके से एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो जल्दी हमें चीजें दिखाई नहीं देती, जल्दी चीजें दिखाई नहीं देती। इसका रीजन क्या है कि देखो आपको मालूम है कि हम चीज कैसे देख पाते हैं, हमारे आईज में लाइट एंटर करता है, इस पर रिफ्लेक्ट बैक होता है, फिर हमारे आईज में लाइट एंटर करता है। तो बेसिकली हमारे आईज में एंटर किसके थ्रू करता है, लाइट आपके प्यूपिल के थ्रू। तो होता क्या, अंधेरे रूम में ना आपके प्यूपिल का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करेंगे ताकि मैं देख पाऊं। लेकिन ऑपोजिट होता है आपके बाहर में, ब्राइट लाइट में, सन में, धूप के नीचे। अगर आपके पास रोशनी बहुत ही ज्यादा है ना, तो रोशनी आपकी आंखों पर पड़ेगी तो आपके प्यूपिल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो देखो जब आप बाहर से आए तो आपके प्यूपिल का साइज छोटा, अब एक बार अंधेरे रूम में चलेगा तो आपके प्यूपिल का साइज बढ़ने में टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले लगेगा। तभी जब तक आपके प्यूपिल का साइज एडजस्ट नहीं हो पाता ना, तब तक आपको दिखना ढंग से नहीं, मतलब ढंग से नहीं देख पाते, ठीक है। मेन रीजन आपका है कि प्यूपिल का साइज जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि आई अपने आप को एडजस्ट करता है, रेटिना भी सेंसिटिव हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, आइरिस जो होता है वो प्यूपिल का साइज जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे कंट्रोल करता है। इसके वजह से आप कह सकते हो कि आइरिस जल्दी से आपके प्यूपिल का साइज कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे आपका प्यूपिल का साइज कंट्रोल होता है, उसके बाद आप अंधेरे में भी देखने लग जाते थोड़ा बहुत। क्वेश्चन 15 है, लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अरेंज बिलो इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ कैसे होता है आपका, पहले वो होगा वायलेट का विब ग्योर, सुना है ना आपने, विब ग्योर। पहले का वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा किसका है आपका, रेड का, सबसे कम किसका, आपके वायलेट का। तो पहले आपका क्या, कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, हाँ ये ठीक है। फिर है ग्रीन, ऑरेंज, रेड।
ग्रीन है। अब देखो इसके बाद ही तो है ऑरेंज, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना, भले येलो नहीं है बीच में। इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया क्या आपका? नहीं करेक्ट नहीं, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया, करेक्ट नहीं पूछा गया, खाली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जी के बाद ही तो ओ आ रहा है, ओ के बाद आर आ रहा है, जी ओ आर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये भी ठीक है। अब इसमें क्या है, रेड ग्रीन इंडिगो, ये तो इनकरेक्ट है, पीछे की तरफ आ रहा है। बी जी वाई, बी जी वाई, ये भी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी बढ़ ही रहा है आपके, तो ये दोनों आपके करेक्ट है तीनों। आपका पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। लेकिन आपके ऑप्शन जो है, अच्छा प्रॉपर सीक्वेंस में यहां पर बोला गया है, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में कौन सा आपका, वायलेट इंडिगो ब्लू, वायलेट इंडिगो ब्लू, हाँ ये प्रॉपर सीक्वेंस में है। ग्रीन ऑरेंज रेड, ग्रीन के इसमें येलो भी तो आ रहा है, ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है आपका। सेकंड वाला आपका प्रॉपर नहीं है, थर्ड वाला तो है ही नहीं, और आपका फोर्थ वाला बी जी वाई, ब्लू ग्रीन येलो, हाँ ये भी प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो आपका वन और फोर्थ है, वन एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ऑप्शन डी जो है वो क्या आपका, वन और फोर्थ, ऑप्शन डी वन एंड फोर्थ। अगर मैं करेक्ट सीक्वेंस की बात करूं, ये इसलिए मैंने आपको पहले पूछ लिया था कि बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस में पूछा गया नहीं पूछा गया, नीचे लिखा गया था आपके, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। An object is placed at a distance equal to the focal length. An object is placed, मतलब u की बात कर रहा है, कहां पे फोकस, क्या कहां पे देखा उसका फोकल लेंथ, आपको मालूम है u हमेशा नेगेटिव में होता है, तो u क्या हो गया आपका माइनस एफ, ठीक है। मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ का जो f जो है वो तो f ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी आपकी, भाई फॉर्मूला लगा दो ना, मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन में u, आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी, तो बी ही रहेगा। अब क्या है, यू की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, वन अपॉन में माइनस एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यू क्या आपका माइनस एफ है ना, तो ये माइनस हो जाएगा बेसिकली, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रुको मैं आपको उसमें करवाता हूँ, यू क्या है आपका माइनस एफ, एफ तो एफ ही है, और हमें बी मालूम करना है। मेरा फॉर्मूला लगाया हमने, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन में यू, ये क्या है आपका वन अपॉन बी, तो वन अपॉन बी ही है, और यू क्या है आपका माइनस एफ है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस एफ। तो एट लास्ट क्या बन गया ये आपका, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन में एफ, एफ को इधर ले आओ, वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन में बी, ये क्या आ जाएगा आपका, एफ एलसीएम लिया, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन में बी, वन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, टू अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन में बी। हमें बी मालूम करना है तो बी को ऊपर कर दो, v जब ऊपर हो जाएगा ये भी तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, v हो जाएगा आपका f बाय 2। मतलब जो आपका इमेज है, जो इमेज है आपका, वो आपके जो इमेज है आपका फोकल लेंथ का आधा हो जाएगा। लेस इक्वल टू एफ तो नहीं, आधा हो गया ना, मोर देन एफ भी नहीं, इनफिनिटी भी नहीं है, आपके लेस देन एफ, आधा होने का मतलब लेस देन ही होगा ना बेसिकली। तो आपका एफ बाय 2 आया, तो आप क्या लिखोगे, लेस देन एफ, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cube of wood supporting a block of mass 200 grains just float in water, when the block is removed the cube rises by 2 centimeter, ये h दे रखा है आपका। what is the size of the cube, आपके क्यूब का साइज क्या है, तो है क्या बेसिकली आप देख सकते हो कि आपका डेल्टा एच, कुछ कुछ चीजें लिखते हैं, एक मिनट, डेल्टा एच क्या आपका 2 सेंटीमीटर, चेंज इन हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ग्रेन्स कितने आपके 200 ग्रेन्स है, ठीक है। एक क्यूब है, इस पे 200 ग्रेन्स है, और वो आपके फ्लोट करे वाटर के ऊपर, जब ब्लॉक हटा दिया गया तो क्यूब का वो बढ़ गया आपका 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। व्हाट इज द साइज ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब की साइड्स बतानी है आपको, ठीक है। ये हमें क्या गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। डेंसिटी मालूम है, हाइट मालूम है। देखो एक ग्रेन का जो मास होता है ना, एक ग्रेन का जो मास होता है वो होता है आपका 1 अपॉन में 15, 1 अपॉन में 15.4, 1 अपॉन में 15.4 ग्राम होता है, ठीक है।
1 ग्राम का आपका इतना है तो 200 ग्रेन का कितना होगा आपका, आप मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू वन अपॉन में 15.4। तो आपको इसको सॉल्व करने पे आपको क्या आएगा, सॉल्व करोगे 2000 डिवाइडेड बाय 154, 154 आसपास आएगा ये। ट्वेल्व पॉइंट नाइन सिक्स के आसपास आ रहा है, मतलब कितने ग्राम आ रहा है आपके, 12.96 ग्राम के आसपास आ रहा है। तो ये आपका मास क्या हो गया, आपका टोटल मास हो गया आपका 12.96 ग्राम। अब देखो आपका जो बायंसी है, बायंसी जो लगेगी आपकी, ठीक है, बायंसी क्या होगी आपकी, वेट के इक्वली तो होगा, क्योंकि आपने आपने प्रिंसिपल सुना है, वेट जो डिस्प्लेस होगा, वो फोर्स जो लगेगा वो डिस्प्लेस कितना होगा, आपकी वेट के इक्वली तो होगा। तो आपका चेंज इन बायंसी क्या होगी आपकी, मैं मास के जगह पे क्या रख सकता हूँ, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, और मैं मास की जगह पे क्या रख सकता हूँ, मैं बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम, और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का ग्रेविटी, अभी वॉल्यूम क्या कितना सबमर्ज हो रखा है, कितना वो डूबा हुआ है आपका बेसिकली, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ही होता है, वी सबमर्ज कितना, देखो वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट, पूरा एरिया और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम। उसको तो यही रखो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका ए इंटू में डेल्टा एच है ना, में क्या दे रखा है 2, और ग्रेविटी देख लेंगे हम क्या है आपकी, एफ बी क्या होती है, बायोन्सी क्या होती है, बायोन्सी एक फोर्स ही तो है, तो एम जी लगाओगे, रो ए इंटू में डेल्टा एच, और जी, जी से जी कट गया आपका। हमें क्या चाहिए इसमें से, हमें चाहिए इसमें से साइड, साइड किस में आ गया, एरिया, एरिया क्या होता है क्यूब का आपका, ए स्क्वायर ही तो होता है आपका, स्क्वायर है ना, क्यूब का कौन सा बेस होगा आपके वाटर पे, स्क्वायर वाला साइड होगा, तो आपके स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हमें ये चाहिए बेसिकली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, मुझे ए स्क्वायर को एक तरफ रख दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। यहाँ पर क्या आपका मास, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाता है 1, इसको कट गया 1 तो 1 ही है, इसको यहीं से हटा दो, और क्या बच गया आपका डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच बच गया आपका नीचे की तरफ, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी तो आपकी वैल्यू 1 होती है, तो उसको तो हटा ही दो, डेल्टा एच रख गया खाली। मास क्या था आपका 12.96 ग्राम, और डेल्टा एच क्या था आपका 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ मीटर में, वैसे मीटर में ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बोला नहीं गया कैसे में निकालने, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 12.96 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट, इसका क्या हो गया 48, 46, 46, 48, 96, और उसका क्या होगा 6। ए क्या हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो ए क्या हो जाएगा अंडर रूट 6.48, लगभग लगभग आपके 2.5 के आसपास आएगा ये। तो आपके स्क्वायर की जो साइड आई है, स्क्वायर की जो साइड आई है वो ये आपकी, मतलब क्यूब के जो साइड आए वो क्या आपके 2.55 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें आंसर अलग है, लेकिन हम स्टेप चेक करते हैं, अगर स्टेप हमारे सारे सही हैं तो हमारा आंसर ठीक रहेगा। डेंसिटी दे रखी है ये 200 ग्रेन्स है, ठीक है, एक ग्रेन में इतने होते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करा 200 से मल्टीप्लाई करा 12.96, ठीक है। बायोन से आपकी एम होती है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, अगर मुझे मास चाहिए तो मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से वही तो करा है, ठीक है, जी का जी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम क्या होता है आपका एरिया इंटू में हाइट, एरिया इंटू में हाइट, ठीक है, जी से जी कट गया, ए क्या होता है जी से जी कट गया, रो ए क्या होता है ए स्क्वायर डेल्टा एच, जी से जी कट गया आपका, और इसके लिए हमने 1 पुट कर दी, गायब हो गया, हमें ए चाहिए खाली, ए मास अपॉन में डेल्टा एच, ठीक है, 2.55 ठीक है हमारा 2.55, किसी को भी किसी भी एक को कट करके 2.55 कर लो, हमारा आंसर ठीक है, 2.55 आपका ठीक आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, when a small spherical ball falls in viscous fluid its speed increases first then decreases and eventually requires a constant speed called a terminal speed. The terminal speed depends upon
कोई भी आपके पास स्फीयर है, आपने एक विस्कस फ्लूइड में छोड़ा, पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर धीरे करके धीरे हो जाएगी, फिर एक टाइम के बाद कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे जाएगी, उसको हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। वो टर्मिनल स्पीड जो होता है वो किसकी वजह से आता है, किस पे डिपेंड करता है? द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ऑब्वियसली अगर विस्कस फ्लूइड है तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा ही करेगा, इस पे भी करेगा। डेंसिटी ऑफ द बॉडी, हाँ आपने बॉडी क्या लिया, लेस डेंस लिया, ज्यादा डेंस लिया, हाँ उस पर भी डिपेंड करेगा आपका। डायमीटर ऑफ द बॉडी की किस डायमीटर से वो नीचे की तरफ जा रहा है, किसी का डायमीटर छोटा होगा और किसी का बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसके फॉल होने का जो होगा टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी या चेंज होगी, इस पे डिपेंड करता है, सभी पे डिपेंड कर रहा है, पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। तो आपका ऑल ऑफ द अबव पैरामीटर्स, अगर इसका डायमीटर ज्यादा मतलब इसका साइज ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा होगा ना, अगर इसका डायमीटर कम है तो उसका मास कम होगा, तो बेसिकली फर्क तो पड़ेगा आपका वेट की वजह से। सभी फैक्टर्स आप पे डिपेंड करता है आपका। A rainbow is produced when sunlight falls one drops of rain. Which of the following physical phenomena is responsible for this? आपका नॉर्मली बोलना चाह रहा है कि रेनबो बनने के लिए कौन कौन सा फिनोमिना होता है, क्या डिफ्यूजन होता है क्या आपका? डिफ्यूजन ऑफ लाइट तो नहीं होता आपका, हाँ रिफ्रैक्शन होता है। जैसे मान लो ये रेयर से डेंसर में आया तो क्या होगा आपके टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर यहाँ पे जाएगा, फिर सारा रिफ्लेक्ट बैक करेगा, सारा ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे वापस से रिफ्लेक्शन हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक तो रिफ्लेक्शन हुआ और हुआ आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने सुना होगा TIR, विच स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें आपके 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूजन नहीं हो रहा आपका, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका 2 और 3। ऑप्शन सी जो है आपका 2 और 3 जो आपका सही ऑप्शन। When the speed of body is doubled, its kinetic energy becomes, अगर मैंने v को 2v कर दिया तो kinetic energy क्या हो जाएगी? हाफ m 2v का स्क्वायर, मतलब हाफ m 4v स्क्वायर। 4 को बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा आपका? 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर। पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रिपल हो जाएगा, क्वाड्रिपल, 4 गुना बढ़ जाएगा। पहले कितनी थी आपकी? हाफ mv स्क्वायर था ना, हाफ mv स्क्वायर। हमने काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो पहले आपका हाफ mv स्क्वायर था, बाद में क्या बना आपका? 4 टाइम्स बढ़ गया, तो आपका सही क्या होगा आपका? क्वाड्रिपल। फोर वायर है आपके सेम मटेरियल के, लेकिन डायमेंशन आपके अलग अलग है। डायमेंशन आर अंडर स्ट्रेच बाय लोड ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड भी लगा रखा है। कौन सा आपका ज्यादा खींचेगा? इलोंगेटेड मैक्सिमम ज्यादा कौन सा खींचेगा आपका? वायर जिसका लेंथ 3 मीटर है और डायमीटर इसका 1.5 मीटर है। देखो आप यंग मॉडुलस की बात करते हो ना, तो ये मेनली आपका डिपेंड किस पे करता है? आपका डिपेंड करता है डेल्टा एन, चेंज इन लेंथ जो होता है किस पे डिपेंड करता है आपका? एल स्क्वायर। देखो आपका डिपेंड किस पे करता है आपका? डेल्टा एल जो है चेंज इन लेंथ जो डिपेंड करता है आपका एल अपॉन में बेसिकली डायमीटर का स्क्वायर। आप खुद देखो ना, एल क्या है आपका? 3 और डायमीटर क्या है आपका? 1.5 मिलीमीटर, मतलब इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जो है -3 से बेसिकली ऊपर चला जाएगा, और इसका आंसर बेसिकली पॉजिटिव में होगा, ठीक है, अच्छा खासा आएगा इसका आंसर। इसमें आपका 1 है, इसमें आपका क्या है? 2, मतलब हमने लेंथ भी कम कर दी और डायमीटर भी बढ़ा दिया। हमने ये भी लेंथ भी कम कर दी, डायमीटर भी बढ़ा दिया, तो उसका वैल्यू तो कम आएगा ना। खुद देखो ना आप कि एल की वैल्यू कम कर दी और डी की वैल्यू बढ़ा दी, तो डेल्टा एल तो कम चेंज आएगा क्योंकि नीचे वाली की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो ये तो ही होगा। हमने इसमें भी सेम वही करा है कि लेंथ कम कर दिया और डायमीटर बढ़ा दिया, ये भी कम। इसमें हमने लेंथ और कम कर दिया, डायमीटर भी कम कर दिया, इसमें भी हमने कम कर दिया। सारे स्टेटमेंट आपकी गलत ही हैं। सबसे ज्यादा आपका पहला वाला ही होगा, ऑप्शन ए सबसे सही आपका पहला वाला ही होगा। क्वेश्चन 22, by which of the following methods could a cup of hot coffee lose heat be placed on a metal table in a room? ठीक है, एक टेबल है, मेटालिक टेबल है, उस पे कप रखा हुआ है और उसमें कॉफी अपना हीट कैसे लूज करेगा?
बेसिकली कंडक्शन तो होगा ही, क्योंकि आपका जो टेबल है कैसा, आपका मेटेलिक टेबल है, ठीक है, मेटेलिक, तो कंडक्शन तो होगा ही होगा, कंडक्शन तो आपका होना ही चाहिए क्योंकि कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। कन्वेक्शन भी, क्योंकि देखो आपके जो कॉफी के पार्टिकल्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेट करेंगे तो कन्वेक्शन के थ्रू भी आपका लूज करेगा, कन्वेक्शन के थ्रू भी करेगा। और रेडिएशन, क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपका जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो आपके रेडिएट तो करेंगे, और आपके रेडिएशन के थ्रू भी क्या करेगा, वो अपना हीट लूज करेगा ही करेगा। अब इवेपोरेट तो हो ही रहा है, ये आपका चारों फैक्टर्स लगेंगे इसमें, आपके कंडक्शन भी, रेडिएशन भी, कन्वेक्शन भी, और आपका कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन, ये चारों फैक्टर्स लगेंगे आपके इसमें। इसीलिए आपके कॉफी है अगर किसी मेटेलिक टेबल पे रखेगा तो उसमें कंडक्शन तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा, कन्वेक्शन भी होगा, रेडिएशन भी होगा और इवेपोरेशन भी होगा। चारों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे आप कॉफी को ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन 23 है, लाइट वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम साउंड वेव्स इन दैट, कैसे डिफरेंट है? लाइट वेव्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है लेकिन साउंड वेव्स आपके नहीं है, जो कि सही भी है क्योंकि लाइट वेव्स को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, लेकिन साउंड वेव्स को पड़ती है क्योंकि मैकेनिकल वेव्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है आपका। लाइट वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वाटर बट साउंड वेव्स कैन नॉट। आपके लाइट जो होता है वो वाटर के अंदर ट्रेवल कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन साउंड भी तो करता है, लेकिन आप लिखा है वेव्स कैन नॉट, लेकिन आपका इनकरेक्ट है। लाइट ट्रेवल्स विद सेम स्पीड इन ऑल मीडिया। लाइट जो है आपके सभी मीडियम में जो है बेसिकली क्या सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करता नहीं, डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सेम स्पीड लिखा हुआ है तो ये आपका इनकरेक्ट है। लाइट वेव प्रोड्यूस इंटरफेरेंस बाय साउंड वेव डू नॉट। देखो लाइट वेव जो लाइट वेव होता है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन साउंड वेव भी कर सकता है, लेकिन क्या लिखा है, डू नॉट, ये भी इनकरेक्ट है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बट साउंड कैन नॉट। हाँ लाइट आपका ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में, लेकिन साउंड नहीं कर सकता क्योंकि साउंड आपका एक मैकेनिकल वेव है। हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है आपका। फर्स्ट और फिफ्थ ठीक है, करेक्ट ही पूछा गया आपका, फर्स्ट और फिफ्थ ठीक है। कौन सा आपका? ऑप्शन ए, फर्स्ट और फिफ्थ। On a clean glass plate, a drop of water spreads to form a thin layer, whereas a drop of mercury remains almost spherical because, देखो होता क्या है कि आपके मर्क्यूरी जो होते हैं ना उसमें आपके कह सकते हो कोहेजन फोर्स जो होती है मर्क्यूरी में बहुत ज्यादा होती है, मर्क्यूरी की कोहेजिव फोर्स बहुत ज्यादा होती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पीछे भी था आपका जिसमें मर्क्यूरी आपका एक स्फेरिकल बॉल बना रहा था, लेकिन वाटर आपके स्फेरिकल बॉल नहीं बना रहा था, वो बिल्कुल आपके टेबल पे छप जा रहा था ऐसे। उसका रीजन ही आपका कि कोहेजन फोर्स जो होती है मर्क्यूरी की बहुत ज्यादा होती है आपके किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर, सी फ्रॉम अ रिवर, रिवर आपका लेस डेंस होगा और आपका सी थोड़ा सा ज्यादा डेंस होगा, मोर डेंस होगा क्योंकि इसमें मिनरल ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है। अगर आपका सी जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, सी की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली आपका वो थोड़ा सा उड़ जाएगा ना, क्योंकि ये ज्यादा डेंस फ्लूइड है, आपका सी जो है रिवर के मुकाबले ज्यादा डेंस फ्लूइड है, तो इसकी शिप की डेंसिटी थोड़ा उसके मुकाबले ऑब्वियसली और कम हो जाएगी। शिप की जो डेंसिटी है सी वाटर के मुकाबले थोड़ा और कम हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऊपर की तरफ उठेगा आपका, तो ये क्या होगा, इट राइजेस अ लिटिल। क्योंकि रिवर में जो वाटर होता है प्योर वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं आपके रिवर में, लेकिन आपके सॉल्ट नहीं, इतने ज्यादा सॉल्ट नहीं होते आपके, इतने ज्यादा मिनरल्स नहीं होते, लेकिन सी में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके सी ज्यादा डेंस होता है। An artificial satellite stays in the orbit around the Earth because the Earth's gravity does not act on the satellite due to great distance between them. ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ज्यादा डिस्टेंस है तो अर्थ, अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो वो तो आपके ऑर्बिट से बाहर ही चला जाएगा, तो सैटेलाइट तो आपके अर्थ की करेगा ही नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। द अर्थ अट्रैक्शन प्रोड्यूस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटी होती है, वो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब टुवर्ड्स द अंदर की तरफ खींचती है उसको, हाँ खींचती तो है, इसको अभी डाउट में रखो क्योंकि बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। द अर्थ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय अट्रैक्शन अदर प्लैनेट्स, बाय अदर प्लैनेट्स तो बहुत दूर दूर है, बहुत ही दूर होता है, तो उसका हमारे ग्रेविटी से लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर वो ज्यादा उसका ग्रेविटी अगर हमें अफेक्ट करता है, हमारा उसको करता है, हम उस आपस में एक दूसरे के आसपास आने लग जाते, इनकरेक्ट है। There is an engine in the satellite that constantly applies an upward force to balance weight. ऐसा कुछ नहीं होता कि सैटेलाइट में इंजन होता है लेकिन आपका हमेशा कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा रहा होता,
इतनी बहुत, मतलब इसके लिए आपको इन्फिनिटी पावर चाहिए ना, इतना नहीं होता। ये इनकरेक्ट है। एक ही सही आपका। अर्थ जो होता है, अर्थ की ग्रेविटी जो होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है ताकि बेसिकली वो आपके अंदर की तरफ आए। ठीक है, आपका जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है हमेशा ऑर्बिट में जा रहा होता है, क्योंकि देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगता ही लगता है। सेंट्रीपिटल कौन लगा रहा है? आपका अर्थ लगा रहा है। ठीक है, भी ठीक है। On heating a circular metallic disc with a circular hole at center, the diameter of the hole will, एक आपका मेटालिक डिस्क था, इसमें सेंटर में होल था। अब अगर मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा, अगर मैं इसको गर्म करूंगा, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। ठीक है, ऑब्वियसली आपका इसमें वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। अगर वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो ये भी ऐसे एक्सपेंड होगा, ये होल भी ऐसे एक्सपेंड होगा। अगर होल एक्सपेंड होगा तो आपका डायमीटर क्या होगा? बढ़ेगा ना पहले के मुकाबले तो। ठीक है, तो डायमीटर क्या होगी आपके होल की? होल की डायमीटर क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी ना गर्म करने पर। गर्म करने पर आपके बेसिकली जो आपका सर्कुलर होल है आपके, ठीक है, बीच में सर्कुलर होल है, तो उसकी डायमीटर क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? ऑन हीटिंग अ सर्कुलर मेटेलिक डिस्क विद अ सर्कुलर होल एट द सेंटर, द डायमीटर ऑफ द होल विल, आपका इसमें क्या होगा? अगर इसमें आपका एक्सपेंड होगा, मेटेलिक डिस्क है तो आपको मालूम है कि आपका होता क्या? मेलिएबल होता है ना आपका। मेटल क्या होता है आपका? मेलिएबल होता है, तो बेसिकली वो एक्सपेंड होगा चारों तरफ से। अगर वो एक्सपेंड होगा तो ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी तो भाग तरफ एक्सपेंड होगा, ऐसे भी एक्सपेंड होगा, ये भी एक्सपेंड होगा, ये भी एक्सपेंड होगा, ये भी एक्सपेंड होगा, ये भी एक्सपेंड होगा। जब एक्सपेंड होगा ही ये, तो क्या आपका बीच में जो सर्कल है ये वाला पोर्शन भी तो आगे की तरफ एक्सपेंड होगा थोड़ा बहुत। तो हाँ, आपका सर्कुलर होल जो होना चाहिए वो भी आपका वो भी इंक्रीज होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन हो ही रहा है पूरी बॉडी में आपके गर्म करने पर। When a white light passes through a glass prism, it gets dispersed into 7 colors because आपके जब प्रिज्म में लाइट डाली जाती है ना, व्हाइट लाइट, तो अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? ग्लास इम्पार्ट्स कलर टू द लाइट, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट स्पीड्स इन ग्लास, हाँ अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड होती है ग्लास में, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए बेसिकली, अगर होती है तो आपका कलर इतना डिवाइड नहीं होता। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट अकर्स, अगर डिफ्रैक्शन होती तो खाली पैथवे चेंज करता, लेकिन कलर चेंज थोड़ी ना करता। तो हाँ, ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन क्या है आपका? डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट स्पीड्स इन ग्लास, अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड होती है ग्लास के अंदर। A heavy box of mass 50 kg is moving on horizontal surface. If coefficient of kinetic friction between the box and horizontal is 0.3, then force of kinetic friction. एक हैवी बॉक्स है आपके जिसका मास है 50 kg, वो आपकी मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे, ऐसे मूव हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपका? देखो फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक जो है वो क्या होता है आपका? वो क्या होता है आपका बेसिकली? एक आपका मान लो कोई बॉक्स है, अब इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा? जितना उसका वेट है, नॉर्मल फोर्स कितना जितना उसका वेट है। तो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल इनटू में आपके फ्रिक्शनल कांस्टेंट। ठीक है, जो आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो होता है वो ये होता है आपके फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। तो आपका एन क्या है? एन तो आपका जितना इसका वेट है एम जी इंटू में फ्रिक्शनल कांस्टेंट। अब एम जी क्या है? आप जी की वैल्यू ले सकते हो। जी की वैल्यू क्या लोगे आप? आपका इसका वेट कितना है? 50 केजी है। 50 केजी है, 9.8 भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो और फ्रिक्शनल कांस्टेंट कितना है आपका? 0.3, 50 को आपने 9.8 से करा तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाएगा आपका? 490। 490 को अगर आप 3 से 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे, हटा दो, एक 10 लगा दो, 10 से 10 चला गया। 49 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेटली आपका 147 आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा अब क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 147 न्यूटन। तो ये ऑप्शन क्या आपका? 147 न्यूटन। ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन। ठीक है, एक फोर्स है, फोर्स क्या है आपका? 2i प्लस बी जे प्लस के कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? आई कैप माइनस 2 जे माइनस के। हमें बताना है कि वर्क डन
व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या हो गया, वर्क डन क्या है, जीरो। वर्क डन मतलब हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, जीरो। वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आप इसके फैक्टर रख दो यहाँ पे, 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट बंद, उसका रख दो फिर आप, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब इनको मल्टीप्लाई करो, जैसे आप वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हो, इसके आई के साथ क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 में 1। अब जे के साथ क्या है यहाँ पर b, और यहाँ पर क्या है -2। अब यहाँ पर क्या है k के साथ 1, और यहाँ क्या आपका -1। और आपका वर्क डन क्या बोला गया, वर्क डन क्या बोला गया आपका, वर्क डन बोला गया आपका 0। यहाँ पे 0 पुट कर दो, 2 1 जा 2, b -2 मतलब -2b और -1, दो में से एक गया तो क्या बचा, एक, -2b इज इक्वल टू 0। 2b इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2b, और b क्या हो जाएगा आपका 1, 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा डिवाइड 1/2, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। ये आपका डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे करोगे ना, इन दोनों के सेम कंपोनेंट जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस हो तो माइनस करो, एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस है, किस पार्ट में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ऐसे हम बहुत सारे टेस्ट के साथ आगे मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।